बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम बात करेंगे मल्टी फेज़ रैंडम सैम्पलिंग पे। मल्टी फेज़ रैंडम सैम्पलिंग क्या है, किस तरह मल्टी फेज़ रैंडम सैम्पलिंग की मदद से हम किसी पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ करते हैं। मल्टी फेज़ रैंडम सैम्पलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, मल्टी फेज़ रैंडम सैम्पलिंग के डिसएडवांटेजेस ड्रॉबैक्स क्या हैं। सबसे पहले आपने ये बात जहन में रखनी है कि मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग और मल्टी फेज़ रैंडम सैम्पलिंग में बुनियादी फ़र्क क्या है। मल्टी फेज़ रैंडम सैम्पलिंग जो है ये एडवांस फॉर्म है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग की। मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हमारा जो सैंपल है वो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता पूरी पॉपुलेशन का। उसकी रीज़न ये है कि हर स्टेज के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन हम स्किप करते जाते हैं, यानी हर स्टेज के ऊपर जो ऑब्जेक्ट जो ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं बाकी के ग्रुप्स जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं और उस सिलेक्टेड ग्रुप में से फिर हम अगला यूनिट या अगला ग्रुप चूज़ करते हैं, फिर उसमें से अगला, फिर उसमें से अगला। तो आप नोटिस करें कि हर स्टेज के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कार्ड होती जाती है। तो इस वजह से मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग को हम बेस्ट तस्वर नहीं करते। मल्टी फेज़ रैंडम सैम्पलिंग की खूबी ये है कि लास्ट स्टेज के ऊपर जो हमें सैंपल मिलता है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन की नुमाइंदगी कर रहा होता है, उसमें पूरी पॉपुलेशन का हिस्सा होता है, वो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरी पॉपुलेशन का। अब हम सीखते हैं कि ये मल्टी फेज़ रैंडम सैम्पलिंग एक्चुअली वर्क कैसे करता है। देखें, आपने पूरे पाकिस्तान में से कुछ लोगों को चूज़ करना है। तो इस तरह चूज़ करना है कि हर इलाके की, हर एरिए की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब आप नोट करें कि पाकिस्तान के सबसे पहले हमने जो प्रोविंस हैं वो लिख लिए, यानी प्रोविजनल लेवल के ऊपर हमने सिलेक्शन करनी है। ये हमारे पास पाकिस्तान के सभी प्रोविंस हैं, हमने इन सभी प्रोविंस में से डिवीजन्स को चूज़ कर लिया, हर एक में से डिवीज़न मैंने चूज़ कर ली। अब सारी जो डिवीजन्स आ गई उन डिवीजन्स में से फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन की। तो इस सूबे की ये डिवीज़न सेलेक्ट हुई तो फिर इस सूबे में से ये डिवीज़न जो है ना ये सिलेक्ट हो रही है। आप नोट करें कि हर स्टेज के ऊपर आपको पिछले का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है। ये सूबा सेलेक्ट हुआ, ये डिवीज़न सेलेक्ट हुई, इस डिवीज़न का ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गया। अब इस डिस्ट्रिक्ट में से मैंने ये सिटी सेलेक्ट किया, फिर इस सिटी में से मैंने एक सेक्टर सेलेक्ट किया, इस सेक्टर में से मैंने स्ट्रीट सेलेक्ट की, इस स्ट्रीट में से मैंने घर सेलेक्ट किया, फिर उस घर में से मैंने बंदा सेलेक्ट किया। तो आप नोट करें कि ये जो लास्ट नंबरिंग आ रही है, लास्ट नंबरिंग के ऊपर पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। ये जो लास्ट पर घर सेलेक्ट हुआ है उसमें से आप बंदा ले रहे हो तो ये बंदा सूबा पंजाब का है, ये बंदा जो है निकला है ये सूबा सिंध का है, ये बंदा जो आपने निकाला है ये सूबा बलूचिस्तान से है, ये KPK से है, ये गिलगित बल्तिस्तान से है। तो सारे जो सूबे हैं उन सभी की रिप्रेजेंटेशन एट द एंड हमें नज़र आ रही है। तो ये मल्टी फेज़ रैंडम सैम्पलिंग की स्पेशलिटी है कि जो लास्ट पर सैंपल हम कंपोज करते हैं उसमें पूरी पॉपुलेशन का हिस्सा मौजूद होता है, पूरी पॉपुलेशन हमें नज़र आ रही होती है। तो ये बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है पूरी पॉपुलेशन का। तो इसको हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग पे प्रेफर करते हैं। अब हम मल्टी फेज़ रैंडम सैम्पलिंग की जो डेफिनेशन है
उसको डिस्कस करता है। यही प्रोसेस जो मैंने डायग्राम में पढ़ा है, इसी को मैंने ट्रांसलेट करके डेफिनेशन बनाई है। मल्टीफेज रैंडम सैम्पलिंग इज ए टाइप ऑफ सैम्पलिंग वेयर different sets of data are selected in multi phases using random selection at each stage। हर स्टेज के ऊपर आपने रैंडम सैम्पलिंग की मदद से या प्रोबेबिलिटी थ्योरी की मदद से आपने एक सेट जो है वो जनरेट किया। तो फिर ईच फेज जो है वो रिफाइन करता है सिलेक्शन प्रोसेस को। फिर उस फेज से आपने अगले फेज में जाना है, फिर उससे अगले में जाना है, फिर उससे अगले में जाना है। तो हर फेज के ऊपर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक रिफाइन होता जाता है और नई से नई इन्फॉर्मेशन जो है ना एडिड होती जाती है। जैसे प्रोविजन से आप चले गए डिवीजन्स में, डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट से सिटीज़ में, सिटी से टाउन में, टाउन से स्ट्रीट में, स्ट्रीट से घर में, घर से बंदा आपने ड्रॉ किया। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है मल्टी फेज रैंडम सैम्पलिंग का वो है कि एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाए, कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए और एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेट्स जो है ना उसको बढ़ाया जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम मल्टी फेज रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं जिनमें सबसे पहली है कि ये रिड्यूस करता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द स्टडी, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देता है। रिसर्च की एफिशिएंसी काफ़ी हद तक बेहतर होती है क्योंकि जो सैंपल एंड पर हम लेते हैं वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। रिजल्ट्स की एक्यूरेसी को बढ़ाता है और ये मोस्ट फ्लेक्सिबल है एज चेंजिंग सैम्पलिंग टेक्निक। हर स्टेज के ऊपर आप सैम्पलिंग टेक्निक को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने हर जगह पर एक ही सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी है। हर स्टेज पर आप अपनी मर्ज़ी से डाटे की नेचर को देखते हुए सैम्पलिंग टेक्निक भी चेंज कर सकते हैं। इट यूज्ड लार्ज स्केल सर्विस वेयर फेज्ड डाटा कलेक्शन इम्प्रूव एक्यूरेसी। बड़े स्केल का सर्वे है ये छोटे क्वार्टर पे यूज़ नहीं होता, तो इससे जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी हद तक बढ़ती है। इट हेल्प्स बेटर स्ट्रेटिफिकेशन एंड ग्रुप एनालिसिस। ज़ाहिर है हर स्टेज के ऊपर आप नई से नई ग्रुपिंग करते हैं, नई से नई स्ट्रेटिफिकेशंस करते हैं, तो इससे ग्रुप एनालिसिस करने में हेल्प होती है। इट रिड्यूसेस नॉन रिस्पॉन्स बायस। ज़ाहिर है हर स्टेज के ऊपर आपके पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, तो नॉन रिस्पॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मिनिमम हो जाता है। सैम्पलिंग एरर को ये मिनिमाइज करता है। इट अलाउज इंक्लूजन ऑफ एडिशनल वेरिएबल। हर स्टेज के ऊपर आप नए से नए वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। मतलब डाटे को आपने जब डिकम्पोज करना है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, तो आप ग्रुपिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए। मल्टी फेज रैंडम सैम्पलिंग की कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको एग्जीक्यूट करना ज़्यादा आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सफिशेंट केयर चाहिए, बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए। टाइम कंज्यूमिंग है, ज़ाहिर है हर स्टेज के ऊपर आप सैंपल ले रहे हैं और सारी स्टेजेस में से आपने नुमाइंदगी को भी लेके चलना है कि सभी ग्रुप्स की नुमाइंदगी जो है ना वो नज़र आए एट दी एंड। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, हाई लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इसमें आपको देनी पड़ती है। डाटे का जो इनकन्सिस्टेंसी रिस्क है वो भी इसमें बढ़ जाता है और स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है। ये कोई आम सर्वे नहीं है मल्टी फेज, इसमें हाईली प्रोफेशनल और स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है सैम्पल ड्रॉ करने के लिए। डिपेंडेंस ऑफ इनिशियल फेज एक्यूरेसी। अगर आपकी पहली स्टेज की जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन है तो फिर बाकी स्टेजेस में भी वो एक्यूरेसी आपको नज़र आएगी। लेकिन अगर आपकी पहली स्टेज के ऊपर, पहले फेज़ के ऊपर ही एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हुई, वहाँ पर डाटा आपके पास प्रॉपर नहीं है, तो फिर डेफिनेटली वो ड्रॉबैक जो है ना वो एट दी एंड आपको नज़र आएगा। डिफ़िकल्ट इन मैनेजिंग लार्ज स्केल स्टडीज़। ये चूँकि हाई लेवल की स्टडी है तो इसको मैनेज करना
इतना आसान नहीं है, टाइम टेकिंग है, रिज़ल्ट्स भी हमें देर से मिलते हैं, हाई कॉस्ट है, हाई मैन पावर की ज़रूरत होती है, तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, दो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।